गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का क्लास 12 का जो इस बार का बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था फिजिक्स का, उसके सोल्यूशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये मेरे हाथ में पेपर है। सबसे पहले पेपर के पैटर्न सब लोग जानते ही हैं कि आपके 6 क्वेश्चंस एमसीक्यू आते हैं, फिर 6 वेरी शॉर्ट आते हैं, 4 क्वेश्चन उसके बाद 2 मार्क्स के आते हैं, उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 3 मार्क्स के होते हैं, और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग इस पूरे पेपर का सलूशन देखेंगे। ये पेपर का सलूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर ही आगे भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा एमसीक्यू जो है मैं पढ़ता हूं। यदि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण अल्फा हो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। ठीक है ना। क्रांतिक कोण कह रहे हैं अल्फा है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो यानी कि जो आपतन कोण बीटा है वो क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा रहेगा तो हमारा सेकेंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी 1 का सेकेंड पार्ट है, खाखंड है। 1 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक। इसका सोल्यूशन देखिए लिखा हुआ है, हमें आवेश दिया हुआ है 1 × 10⁻⁷। कहना है कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सभी को पता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो Q = N फार्मूला है, n निकालना है, E को उधर ट्रांसफर कर देंगे, N = Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू पुट कर दिया, E की वैल्यू पुट कर दिया। तो देखिए 1.6 में जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हो गया 10/16। और 10 की घात -19 को जब ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो गया, और 19 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आ गया 10⁻12। और 10⁻12 में भी देखिए अभी ये 10 छोटा है, 16 बड़ा है, तो एक इधर से पावर से 10 और ले लेंगे तो हो जाएगा 100/16 और 10⁻11 हो जाएगी। और 16 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे तो 6.25 × 10⁻11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 1 का गा खंड है ये। प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है ना। रदरफोर्ड का हम लोग अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं तो प्रकीर्णन होने के बाद उनका रास्ता कैसा होता है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार और अति परवलयाकार। तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है, गलत इसका आंसर टिक करके आए हैं। बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा अति परवलयाकार। ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ये अति परवलय का ग्राफ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है 1 के गा में अति परवलयाकार बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 1 का घा खंड। √LC का मात्रक क्या है? ठीक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, सेकंड है, हेनरी है, फैरेड है और एम्पियर है। तो देखिए ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो √LC का मात्रक निकालना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आता किस फार्मूले में है। तो ये हमारा अनुनादी आवृत्ति के फार्मूले में आता है। F = 1/2π √LC ये फार्मूला है। तो LC का हमको निकालना है, तो √LC को उधर ले लेंगे, F को इधर ले लेंगे। तो √LC = हो गया 1/2πF। ठीक है ना। तो 1/2π को एक साथ और 1/F को ऐसे लिख लिया। तो 1/F यानी 1/आवृत्ति को आवर्तकाल कहते हैं, तो 1/F को ही हमने आवर्तकाल कैपिटल T लिख दिया। तो √LC = क्या आ गया? T/2π। हमें मात्रक चाहिए, 2π का तो कोई मात्रक होगा नहीं, तो √LC का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा? T के मात्रक। T क्या है? टाइम है। तो टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से √LC का मात्रक सेकंड आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब 1 का हम लोग अंगा खंड देखते हैं, 5वां खंड इसका है। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड की जो अवक्षय परत है, ठीक है ना, यानी जिसे हम डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं, उसमें कौन कौन से आवेश वाहक पाए जाते हैं ये इसमें बताना है। तो अवक्षय परत में कोई भी आवेश वाहक नहीं पाया जाता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है, ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एमसीक्यू का हम लोग लास्ट देखते हैं। 1 कच्चा खंड है। न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऐसी कौन सी तरंग है जिसकी आवृत्ति न्यूनतम होगी। चाहे आवृत्ति न्यूनतम कह लो, चाहे ऊर्जा न्यूनतम कह लो, चाहे तरंग दैर्घ्य अधिकतम कह लो। ठीक।
तो ऑप्शन आपके पास थे पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें और माइक्रो तरंगे। तो इन सभी में जो माइक्रो तरंगे होती हैं इनकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसीलिए इनकी आवृत्ति भी सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है माइक्रो तरंगे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे 6 एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में भी देखिए इसमें 6 खंड है और सारे प्रश्न एक एक मार्क्स से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, का खंड दूसरे का, किसी 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, बी का मान देखिए, सोल्यूशन हमने किया है, देखिए इसको ध्यान से। तो बी की वैल्यू दिया है 10⁻⁻5 टेस्ला और इसकी ऊर्जा जो है, जब चक्कर लगा रहा है इसका मतलब इसके पास गतिज ऊर्जा है। तो के दिया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर दिया गया, जूल में बदल गया है। त्रिज्या निकालनी है, सीधा सूत्र पे आपको रख देना है फॉर्मूले पे, R = √2mk/क्यूबी, जहां m क्या है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो R = देखिए 2 हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 हो गया। फिर आपका k ये जो लिखा हुआ है 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 हो गया, अपॉन में q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 रख देंगे और b चुंबकीय क्षेत्र में दिया हुआ है 10⁻5 टेस्ला। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई 10 से 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 गुणे 2 करेंगे 32 हो जाएगा, और 32 में जब आप गुणा करेंगे 9.1 को तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ही 291.2, 291.2 आ जाएगा। और पावर देखिए यहाँ -31 है, यहाँ -19, दोनों जुड़ के -50 हो जाएगी, 10⁻50। नीचे देखिए 1.6 है, यहाँ भी दोनों पावर माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 19 5 24 हो जाएगा। ठीक, अब 291.2 जो है इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 17.06 है ना। 17 जो वर्गमूल 17 जो है उसका वर्ग होता है 289, तो 289 से थोड़े ज्यादा है तो 2 जो है 17.06 आ जाएगा। 50 का वर्गमूल करें 10⁻50 का 10⁻25 हो जाएगा, और 10⁻1.6 इंटू 10⁻24 अपॉन में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 1.6 से 17.06 में भाग दे देंगे तो आ गया 10.66, और 10 की घात -24 को जब ऊपर ले गए तो ये प्लस का हो गया, -25 + 24 तो -1 आ गया, तो 10⁻1 आ गया। 10⁻1 का मतलब क्या हुआ, बटे में 10 है, तो इसको जब यहाँ को किया गया तो हम लोग एक इधर खिसक जाएगा, तो R = 1.066 मीटर। ठीक, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरे का का खंड हमारा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। दूसरे का खा खंड देखते हैं, लिखा हुआ है वैद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यानी वैद्युत चालकता किसके बराबर होती है, 1/r की। मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यानी विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगा 1 विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि ρ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसमें इनवर्स लग जाएगा तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे का खा खंड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरे का गा खंड देखिए, किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन W का मान दिया है। गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटॉन धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, यानी कि देहली आवृत्ति की गणना करनी है। कार्यफलन दिया है W, देहली आवृत्ति यानी ν0 की गणना करनी है। ठीक, देखिए W बराबर दिया है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसको बदल लेंगे जूल में, तो उसके लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से गुणा कर दिया, बदल गया जूल में। दोनों को गुणा जब किया गया तो ये हो गया 5.28 × 10 की घात -19 जूल। H क्या है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान पेपर के सबसे आखिरी में दिया हुआ है। कितना दिया है, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसीलिए हमने ये मान रखा है जो इसमें दिया हुआ है। आप चाहे तो 6.634 632 भी रख सकते हैं, लेकिन जो दिया है वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की है। देहली आवृत्ति यानी ν0 हमको निकालना है, तो W बराबर सूत्र क्या है, h ν0 निकालना है तो h उधर जाएगा तो W/h हो गया।
W का मान देखिए ये लिखा है 5.28 इंटू 10 की पावर -19 और H का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -34 हो गया। दोनों दशमलव हटा दिया तो हो गया 528/667। लेकिन 528 छोटा है, 667 बड़ा है, तो क्या करेंगे, इस -34 को ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया, उस प्लस के 34 से 19 घट गया तो 15 आ गया, लेकिन उस 15 से एक 10 निकाल के हमने 528 में गुणा कर दिया, इसलिए हो गया 5280। तो यहाँ बचा 10 की घात 14। अब 5280 में जब 667 से भाग दिया गया तो ये 7.916 आ गया, तो गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इस 7.916 को लगभग 8 भी लिख सकते हैं, तो 8 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज भी हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे का गा खंड, ये दूसरे वाले प्रश्न सारे 2-2 नंबर के हैं, ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब दूसरे का घा खंड देखिए, बहुत सरल सवाल है, बहुत आसानी से आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ का अर्थ उदाहरण देकर के समझाइए, यानी प्रतिचुंबकीय क्या है, अनुचुंबकीय क्या है, ये बताना है और उदाहरण देना है। तो प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसकी विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक, तो प्रतिचुंबकीय विपरीत में चुंबकित होते हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। उदाहरण क्या है, बिस्मथ, जिंक, कॉपर, चांदी, सोना, ये सब हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में, उसी के समान दिशा में, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही ये मामूली से आकर्षित होते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, ये अनुचुंबकीय कहलाते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम और मैग्नीज, ये हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। तीसरा कौन सा है, लौह चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर तीव्रता से आकर्षित होते हैं, वो लौह चुंबकीय कहलाते हैं। फेरस, कोबाल्ट, निकेल, ये सब इसके लौह चुंबकीय होते हैं। तो ये 2 का घा खंड हो गया। दूसरे का अंगा खंड देखिए, बढ़िया सवाल है, एकदम सरल सवाल है। 2 अक्षर आप लिखेंगे, केवल 2 शब्द, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या कह रहा है, निम्न चित्र में 2 प्रत्यावर्ती परिपथों के V एवं I का समय t के साथ ग्राफ दिखाया गया है। कौन सा वक्र धारितीय एवं कौन सा वक्र प्रतिरोधीय परिपथ का है। 2 ग्राफ बने हुए हैं। ठीक, एक ग्राफ ये बना है, दूसरा ग्राफ ये बनाना है। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ धारिता वाला है ना। जब हम लोग प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ते हैं, 7 प्रकार के परिपथ है, तो यहाँ 2 प्रकार के परिपथों की बात हो रही है। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो या परिपथ में शुद्ध धारिता जुड़ी हो, तो कौन सा ग्राफ प्रतिरोध वाला है, कौन सा ग्राफ धारिता वाला, बस इतना बताना है खाली। पहला ग्राफ देखिए, VI है, इधर T है, जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I भी बढ़ रहा है। जहां V अधिकतम वहां I अधिकतम, जहां V 0 वहां I 0। जब V नीचे की तरफ बढ़ा, I भी नीचे की तरफ गया, फिर जहां अधिकतम हुए दोनों एक साथ हुए, दोनों 0 एक साथ हुए। यानी V के और I के बीच में कोई भी कलांतर नहीं है, समान कला में है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है प्रतिरोध में। तो ये प्रतिरोध को दर्शाने वाला ग्राफ है। तो जो दूसरा बचा वो किसका है, फिर वो धारिता का है। इसमें देखिए, जब V 0 है तो I अधिकतम है, जब V अधिकतम हुआ तो I 0 हो गया, यानी जो आपका धारा है वो आगे चल रही है प्रतिरोध से। ठीक है ना, धारा जो है वो अग्रगामी है प्रतिरोध से, वोल्टेज से। तो जब धारा अग्रगामी होती है तो वो धारितीय आपका परिपथ होता है, धारितीय परिपथ है आपका। बिल्कुल आसानी से आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। इसी का चाखंड देखिए, दूसरे का चाखंड हमारा ये लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का। लिखा हुआ है, किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी। कोई लेंस है, उसकी क्षमता ज्यादा कहां पर होगी, वायु में या जल में। ठीक, तो वायु में क्या होता है, किसी भी चीज की जो फोकस दूरी है वो कम होती है, लेकिन जब उसको हम जल में डुबोते हैं तो क्या होता है, उसका जो अपवर्तनांक है, सापेक्ष अपवर्तनांक, वो घटता है, जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायु में फोकस दूरी कम होगी और जल में फोकस दूरी ज्यादा होगी। और फोकस दूरी तो उल्टा होती है क्षमता के, यानी फोकस दूरी अगर ज्यादा है तो क्षमता कम हो जाती है। तो जल में फोकस दूरी ज्यादा होगी तो जल में क्षमता कम होगी, वायु में फोकस दूरी कम होगी तो वायु में क्षमता ज्यादा होगी। बस इतने बता रहा था कि क्षमता किसमें ज्यादा होगी, वायु में, जल में।
तो वायु में हमारी क्षमता जो है वो अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे पार्ट में, ठीक है ना, 12 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब हम लोग इसके अगले पार्ट में आगे के प्रश्न देखेंगे।